सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का 6th चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और ये आपके साइंस के बायोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर आता है। यानी क्लास 10 की साइंस को अगर हम 3 हिस्सों में बांटें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये बायो के कैटेगरी में आता है। केमिस्ट्री का एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और फिजिक्स वाले पार्ट का भी एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। अब ये बायोलॉजी वाले सेक्शन का हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। पुरानी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है साइंस की प्लेलिस्ट का, वहां से जाके देख सकते हैं। पहले हम अपना सिलेबस देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो ये लेटेस्ट सीबीएसई का सिलेबस है। इसमें हमको पढ़ना है लिविंग बीइंग क्या होते हैं इसके बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन। ये चारों जो आपके लाइफ प्रोसेस हैं किसमें पढ़ने हैं? प्लांट और एनिमल के लिए। ओके, तो ये हमारा छोटा सिलेबस है। वैसे छोटा है लेकिन अंदर बहुत कुछ हमको पढ़ना है। तो हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे? पहले इसके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी वाला पार्ट है, कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, 5 to 6 ईयर्स के, वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, जिससे आपका थ्योरी पार्ट भी अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपको एग्जाम का भी आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग क्या होता है? लिविंग थिंग किस चीज को हम कहेंगे कि ये लिविंग है और किसको कहेंगे ये नॉन लिविंग है? तो आप बहुत सारी चीज कह सकते हो कि हम ऐसे पहचानेंगे, हम वैसे पहचानेंगे। बेसिक सा एक चीज है मूवमेंट। आप कैसे पहचानोगे? मूवमेंट से। कि कोई चीज मूव हो रही है, इधर से उधर जा रही है, तो हम कहेंगे वो लिविंग है। और ये एक कॉमन एविडेंस है फॉर बीइंग लाइफ। यानी हमको एक बार में अगर चेक करना होता है, जनरली हम क्या देखते हैं? मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर कोई चीज हिल डुल रही है अपने से, तो हम कहेंगे ये जिंदा है। जैसे कोई आदमी चल रहा है, दौड़ रहा है, मछली तैर रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो ये सारी चीजें मूवमेंट में आती है और हम कहेंगे कि ये लाइफ है। वहीं अगर हम रॉक को देख लें, या और कोई मेटल हो गया, आपका वुड हो गया, जिसे चेयर वगैरह हमने बना ली है, तो उसमें देखेंगे कि कोई मूवमेंट नहीं है और हम कहेंगे ये नॉन लिविंग थिंग है। तो ये जैसे आदमी चल रहा है, वैसे ये एनिमेशन बहुत ही वाहियात सी बनी है, बट थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हाँ ये मूवमेंट है। अब मूवमेंट जो है प्लांट में भी होता है, प्लांट भी मूवमेंट शो करता है। वो कैसे? आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, ये सनफ्लावर है। ये सूरज के डायरेक्शन के हिसाब से सूरज जैसे अपना पोजीशन चेंज करता है, तो ये फ्लावर भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। आप देख सकते हैं इसका जो फ्लावर का फेस है वो सन की तरफ रहना चाह रहा है, तो सन जिधर जाएगा उधर चाहेगा वो। तो हम इसको भी देख के कह सकते हैं कि इसमें मूवमेंट हो रहा है, तो ये भी लिविंग थिंग है। दूसरा एक और प्लांट है जिसको हिंदी में हम छुई मुई का प्लांट कहते हैं, सेंसिटिव प्लांट होता है ये। इसको देखिए, जैसे टच किया तो इसकी लीव्स आपस में फोल्ड होना शुरू हो गई। हमारे स्कूल में ये हुआ करता था, तो हम लोग अक्सर आकर टच करते थे और कहते देखो जादू है। तो ये जादू नहीं था, बल्कि एक मूवमेंट था जो कि टच के रिस्पॉन्स में उसने किया। तो ये दो प्लांट का एग्जाम्पल आपने देख लिया कि मूवमेंट हो गया, तो हम कह देंगे ये भी अलाइव है। लेकिन अगर मूवमेंट हमको नहीं दिख रहा है, बहुत सारे प्लांट है जो उसके अंदर कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा, यानी वो खुद तो चलेंगे नहीं और ना ही ऐसे इधर उधर मूव होते हैं। हवा से हिलना अलग चीज है, यानी अपने आप से मूवमेंट बहुत सारे प्लांट के अंदर आपको नहीं दिखेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो लिविंग है या नहीं? तो हम देखेंगे ग्रोथ। तो दूसरा पॉइंट हमारे सामने आ गया, ग्रोथ। कोई चीज ग्रो हो रही है। अब प्लांट क्या है? प्लांट ग्रो होता है, छोटे से बड़ा होता है, पत्तियां निकलती हैं, पत्तियां बड़ी होती हैं, उसकी डालें बड़ी होती हैं, तो प्लांट ग्रो करता है। ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गए, फिश हो गए, बर्ड हो गए, ये सारी चीजें भी ग्रो होती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ग्रो करता है, ग्रोथ होती है उसमें, वो बड़ा होता है। तो हम उससे भी समझ लेते हैं कि हाँ ये लिविंग थिंग है। अब ग्रोथ को ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट की ग्रोथ अगर आप देखें, तो एक दिन में आपको कोई ग्रोथ समझ में आएगी नहीं, आपको काफी टाइम के लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग को अगर आप देखें, तो आपको कई साल बाद देखना पड़ेगा उस चीज को, तो आपको लगेगा हाँ ये अब उसमें कुछ ग्रोथ हुई है। तो अगर हमको तुरंत पता करना है कि कौन सी चीज लिविंग है या नहीं ग्रोथ के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे पता करेंगे? तब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मूवमेंट। यानी कोई जो प्लांट है, एनिमल है, फिश है या ह्यूमन बीइंग है, उसकी बॉडी का एक पार्ट लेंगे, जैसे स्किन वगैरह ले लिया हमने, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे। और फिर हम देखेंगे उस माइक्रोस्कोप के अंदर हमें सेल्स दिखेंगे, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, सेल के अंदर लाइफ होती है।
तो सेल्स दिखेंगे, सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल दिखेंगे और अच्छा माइक्रोस्कोप होगा आपका तो वो मॉलिक्यूल लिविंग थिंग के अंदर आपको मूवमेंट में दिखेंगे, इधर उधर जाते हुए दिखेंगे। तो उस मूवमेंट को देख के भी आप कह दोगे ये लिविंग थिंग है। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल्स का तो वो नॉन लिविंग है। तो ऐसे आप तुरंत के तुरंत पता कर सकते हो कि कौन सी चीज लिविंग थिंग है या नहीं। अब यहां एक एक्सेप्शन आ जाता है, वायरस के अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता तब तक जब तक किसी होस्ट के अंदर चला ना जाए, यानी किसी प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बीइंग के अंदर वो चला ना जाए, तब तक उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। वो बिल्कुल बेजान सा होता है, नॉन लिविंग लगता है। इसीलिए इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये नॉन लिविंग है और कुछ कहते हैं लिविंग है। लिविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब किसी बॉडी में जाता है तो वो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाता है और वो अफेक्ट करना शुरू कर देता है बॉडी को। जैसे आप कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, तो वो ऐसे बाहर रहेगा हवा के अंदर, कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर आएगा वो अपना काम करना शुरू कर देगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट उसके अंदर शुरू हो जाएगी और वो हमारी बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो वायरस इसका एक एक्सेप्शन है, बाकी सब जगह हम ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लाइफ प्रोसेसेस पे कि ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी वो प्रोसेस या वो काम जो मिलजुल कर, कई तरीके के काम होंगे तो वो आपस में मिलजुल कर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसमें मेंटेनेंस करते हैं। इसी को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जिंदा रखने के लिए या मेंटेनेंस के लिए जो भी काम होता है वो हमारा लाइफ प्रोसेसेस होता है। एक और डिफिनीशन है, दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो जो बेसिक से काम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, यानी अपनी बॉडी के अंदर जो काम करता है ताकि अर्थ पर उसकी लाइफ बनी रहे, वो जिंदा रह सके, उसे लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो भी लिविंग थिंग है उसके अंदर जो बेसिक से प्रोसेस हैं जो हर किसी के अंदर होते हैं वो कौन कौन से हो गए? आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। और भी होते हैं लेकिन आपको यही आपके सिलेबस में है तो यही हम ध्यान देंगे कि ये इतने प्रोसेस होते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या होता है थोड़ा सा हम यहां आइडिया ले लेंगे, बाकी अलग तरीके से हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कहां से मिलेगी? वो एनर्जी आपकी फूड से मिलेगी। तो ये जो फूड लेने वाला प्रोसेस है वो आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस हो गया। अब उस फूड से एनर्जी बनाने वाला जो प्रोसेस है वो आपका रेस्पिरेशन हो गया। अब एनर्जी एक जगह बन गई, मान लीजिए आपके स्टमक में एनर्जी बन गई, अब उससे आपको पूरे बॉडी में पहुंचाना है, क्योंकि एनर्जी की जरूरत है वो हर जगह है। आपके हाथों में, आपकी आंख में, कान में, सर में, पैर में, सब जगह एनर्जी की जरूरत है। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है। ट्रांसपोर्ट जैसे होता है ना, आपका गाड़ी हो गई, ट्रेन हो गई, प्लेन हो गई, तो ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है। तो एनर्जी को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। फिर जो आपने फूड लिया था, अब ऐसा नहीं कि पूरा वो एनर्जी ही हो उसके अंदर, कुछ पार्ट एनर्जी होता है फूड के अंदर और कुछ वेस्ट होता है। तो एनर्जी बॉडी ले लेती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो बॉडी को किसी काम का नहीं होता वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। इन सबको डिटेल में डिफिनेशन वाइज हम देखेंगे आगे की क्लासेस में। अब एक ऑर्गेनिज्म दो तरीके से डिवाइड होता है। एक तो आपका हो गया ये यूनिसेलुलर, यानी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही तो सेल है। जैसे मान लें एक तो ये पूरा सेल है, एक सेल है, एक लाइफ है और यही एक यूनिट है। तो अब इसके अंदर खाना लेने वाला प्रोसेस यानी न्यूट्रिशन इसी के अंदर होगा, और इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन वाला वो भी यही होगा, क्योंकि यही एक तो सेल है और कहीं तो जा नहीं सकता। अब एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत जल्दी इधर उधर पहुंच जाएगा क्योंकि और कोई सेल है नहीं, तो यहां बहुत जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहीं से निकल जाएगा, यानी यही एक सेल चारों प्रोसेस कर लेगा। जब कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है जिसमें एक ही सेल है, अगर मल्टी सेलुलर है तो हम मान लेते हैं इसमें कई सेल होंगे। हम स्क्वायर शेप में दिखाते हैं समझने के लिए। ओके, तो हम मान लेते हैं ये मल्टी सेलुलर है, इसमें कई सारे सेल्स हैं। तो अब फूड आदमी इन्वायरमेंट से ही लेगा, बाहर से लेगा। तो ये वाला सेल जो होंगे, बाहर वाले सेल, ये तो फूड ले लेंगे इन्वायरमेंट से, ठीक है, और इससे एनर्जी भी बना लेंगे और एनर्जी बाहर भी निकाल लेंगे, क्योंकि एनवायरमेंट के कांटेक्ट में इधर से खाना लिया, एनर्जी बनाया, ट्रांसपोर्ट किया, इधर भगा दिया। लेकिन
ये बीच वाला सेल जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होगा वो तो ना फूड ले सकता है ना एनर्जी बना सकता है। तो यहां पर मेन जो काम ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फिर आता है कि ये वाले सेल इसको फूड प्रोवाइड कराएं या फिर यहां से एनर्जी बनाकर इसको एनर्जी दे दें डायरेक्ट। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है वो अलग ग्रुप ऑफ सेल करते हैं, रेस्पिरेशन का अलग ग्रुप ऑफ सेल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग ग्रुप ऑफ सेल की बात जब हम करते हैं तो समझ लिए टिश्यू कह रहे हैं, तो अलग टिश्यूज के लिए होते हैं। और एक्सक्रीशन के लिए यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए एक अलग से टिश्यू होता है जो अलग से एक ऑर्गन सिस्टम पूरा होता है, उससे कंट्रोल होता है। अब हम एक एक प्रोसेस को जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस थे उसको डिटेल में पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम फूड कहते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो खाने को जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है बाहर से अपनी बॉडी के अंदर ले आने को हम न्यूट्रिशन प्रोसेस कहते हैं। अब अगर एग्जाम में लिखना हो तो थोड़ी सी अच्छी डिफिनेशन हमें चाहिए होगी, तो हम एग्जाम में ये वाली लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को लेना यानी फूड को लेना। जब फूड की हम बात करते हैं साइंटिफिक वे में तो हम फूड के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते पराठा खा लिया, पनीर खा लिया, बिरयानी खा लिया। हम उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी बात करते हैं। जैसे आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, वाटर। तो ये सब का बॉडी के अंदर लेना बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय ऑर्गेनिज्म। बॉडी के अंदर लेना और उसके इस्तेमाल को हम न्यूट्रिशन प्रोसेस कहते हैं। अब फूड कैसा होना चाहिए? सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड। तो इस अर्थ पे जो लाइफ है वो डिपेंड है किस पे? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर। हर जगह आपको कार्बन दिख जाएगा। अभी आप एक चैप्टर पढ़ोगे कार्बन से रिलेटेड और आगे क्लास में जाओगे तो पूरा हर जगह कार्बन ही कार्बन दिखेगा। तो जब इतने ज्यादा कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं और कार्बन कंपाउंड्स हैं तो जो फूड आपको मिलेगा उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कार्बन मौजूद होगा। तो जो हम फूड लेते हैं उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, प्लांट अपना अलग तरीके से करते हैं, ह्यूमन बीइंग अलग से होते हैं, एनिमल अलग, फिशेज अलग, बर्ड्स अलग। ठीक है, सबका अपना अलग होता है ये खाना लेने वाला प्रोसेस यानी न्यूट्रिशन प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता लेकिन बहुत से लोगों को वर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके लिए मैंने ये पूरा सेंटेंस लिख दिया और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको रेड कलर से मार्क कर दिया ताकि आप ये पॉइंट भी अपने माइंड में रखे रहेंगे तो वहां सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। तो जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो कहां से पूरी होती है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग तरीके से पूरी होती है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंपल फूड लेते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी इस तरह नहीं होती कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड ले, वो सिंपल से उनका डिजाइन होता है बॉडी का, तो वो सिंपल वाला सीधा साधा खाना खाते हैं जो कि कहां से होता है? इनऑर्गेनिक सोर्सेस से, यानी इसको लिविंग थिंग ने ना बनाया हो वो आपका इनऑर्गेनिक हो गया। जैसा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर। तो CO2 और H2O को ये खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसमें आते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज कहते हैं। तो ये लोग सिंपल वाला खाना खाते हैं। अब आ गए अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म जिनमें हम इंसान भी हैं। तो हम लोग तो सीधा सीधा खाते नहीं है, हम क्या खाते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, बहुत ज्यादा कार्बन की इधर उधर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और दसों तरीके के मॉलिक्यूल्स इधर उधर। तो ये क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और बहुत सारी बॉन्ड्स होती हैं। तो ऐसे खाना खाने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं? पहले ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको ब्रोक डाउन करते हैं, इसको तोड़ते हैं, सिंपल बनाते हैं। पहले तो कॉम्प्लेक्स ले लिया, उसके बाद बॉडी के अंदर इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं ताकि इसे हम यूज कर सकें। तो इसको सिंपल वन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इसको यूज करते हैं। तो इसमें आपके कौन से हो गए? एनिमल हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है, ह्यूमन बीइंग भी इसी में के अंदर आते हैं कि हम लोग भी कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात कर लें तो इसको दो तरीके से क्लासिफाई हमने किया है। पहला आपका ऑटोट्रॉफिक हो गया, दूसरा आपका हेटरोट्रॉफिक हो गया। इन दोनों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैं थोड़ा सा बस आइडिया आपको दे रहा हूं कि ये दोनों क्या होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, जिनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, हम देख चुके हैं, वो ग्रीन प्लांट हो गए और कुछ बैक्टीरिया हो गए। तो प्लांट कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सन होता है, इधर से वाटर लिया, इधर ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो ये प्रोसेस अभी हम देखते हैं इसको क्या होता है।
तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियम हो गया। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, वो 3 तरीके के इसमें भी क्लासिफिकेशन हुआ है। एक होते हैं सेफ्रोट्रॉफिक, ये अपना फूड कहां से लेते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वहां से ये फूड लेते हैं और वहीं ये ग्रो कर जाते हैं। या कोई चीज सड़ रही होती है, प्लांट हो गया या एनिमल हो गया जो सड़ रही होती है, तो वहां से ये ग्रो हो जाते हैं, वहीं से एनर्जी लेते हैं, फूड लेते हैं और ये ग्रो हो जाते हैं। जिसमें आपके मशरूम हो गए, जिसका फिगर आप ये बना हुआ है, और यीस्ट हो गया, ठीक है। दूसरे पैरासिटिक होते हैं, ये क्या करते हैं, जिंदा चीजों से ये अपना फूड लेते हैं। किस तरह से, उसको मारते नहीं, उसको किल नहीं करते, बल्कि उसकी बॉडी से अपने काम का फूड निकाल लेते हैं। वो जिंदा भी रहता है और इनका भी अपना काम हो जाता है, इनको भी फूड मिल जाता है। जिसमें आपके मॉस्किटो भी आते हैं, तो मॉस्किटो जो आपका खून निकालता है, तो आप मर थोड़ी ना जाते हो, लेकिन उसको तो खाना मिल जाता है अपना, उसका तो काम हो जाता है। तो इसमें आपके ऑर्गेनिज्म हो गए प्लाज्मोडियम और राउंड वॉर्म होगा, ठीक है, राउंड नहीं, राउंड वॉर्म। और तीसरे क्लासिफिकेशन आता है आपका होलोजोइक। ये क्या करते हैं, ये पूरी तरीके से अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, उनसे अपना फूड लेते हैं। जैसे ह्यूमन बींग हो गए, तो प्लांट खाते हैं या मीट वगैरह खाते हैं, तो उसके लिए प्लांट को किल करना पड़ता है या एनिमल को किल करना पड़ता है, तब आप उसको यूज करते हो। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को होलोजोइक की कैटेगरी में हम रखते हैं। इसमें आपका ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया। तो अब हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism make or synthesize its own food। अपने से खुद का खाना बनाते हैं, दूसरे के ही छीनना और लूटने वाला काम इनका नहीं है, ठीक है। और ये क्या लेते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल आपके लेते हैं, जैसा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि उनके आसपास होता है। तो जो मुफ्त में मिलता रहता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को लेते हैं और कहते हैं हमको दूसरे का माल नहीं चाहिए, अपने से हम अपना खाना बना लेंगे। और सनलाइट भी लेते हैं, सनलाइट से एनर्जी ले लेते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। तो ये कौन से हो गया, आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रोसेस हो गया। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो ये जो खुद का अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। वह एग्जाम्पल आपका ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज। अब ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। पहले ये प्लांट CO2 और वाटर लेते हैं, ये दोनों मिलता है, रिएक्ट करता है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके से यूज होता है, 2 फॉर्म इसके बनते हैं, 2 रूप होते हैं जिसमें ये यूज होता है। पहला जो फॉर्म होता है वो एनर्जी के लिए यूज हो जाता है, यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। और दूसरा वो जो डायरेक्ट अभी एनर्जी के लिए काम नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो खाना अभी नहीं खाते और या बच जाता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो ये लोग भी करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। जो एनर्जी के लिए यूज होता है वो ग्लूकोज वाले फॉर्म में, और जो स्टोर होता है कि बाद में इस्तेमाल करेंगे, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब प्लांट्स आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, जो कि कैसे हो गया, ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो CO2 और H2O की मदद से खाना बनाते हैं, और सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तब जाके इनका खाना बनेगा। अभी हम देखते हैं क्लोरोफिल क्या है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, सनलाइट और क्लोरोफिल होना चाहिए, और CO2 और वाटर, और ये इक्वेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहां देख सकते हैं ग्लूकोज बन रहा है। फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये 3 प्रोसेस हैं जो होते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो ये जो सन है, सन से लाइट आ रही है, इस प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, अभी मैं उसका डायग्राम दिखाऊंगा। तो जो क्लोरोफिल होता है वो इस एनर्जी को, सन वाली एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, और इधर से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है, इसको आगे अभी हम देखेंगे। और ये नीचे से आप देख सकते हैं वाटर मिल रहा है, इसकी जड़ों को मिल रहा है, और यहां से इस लीफ तक पहुंच जाएगा। तो यहां अपना ये खाना बना लेते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें आपका ग्लूकोज आ गया, और ये लीव्स जो प्लांट है वो ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोसेस आपका है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये जो लाइट एनर्जी सन से ली थी, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में दोनों अलग कर लेते हैं। यानी हाइड्रोजन अपना अलग हो जाता है और ऑक्सीजन इसका अलग हो जाता है। 2 हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन अपना अलग,
और ऑक्सीजन अलग। फिर क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपका जो CO2 है इक्वेशन में आप देख सकते हैं, ये टूटता है और यहां ग्लूकोज बन जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। यानी यहां पर ये CO2 होता है और यहां देख सकते हैं आप सिर्फ O2 बचा, यानी CO2 में से ऑक्सीजन निकल गया और इस C ने ग्लूकोज में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। तो ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहीं से जा रहा होता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। अब ये जो तीनों स्टेप है आपके, एब्जॉर्प्शन हो गया, कन्वर्जन हो गया और रिडक्शन हो गया, वो जरूरी नहीं कि एक के बाद एक वो तुरंत हो जाए। जैसे एक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। देखिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो एनसीईआरटी बुक पे पूरा फोकस करके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पेपर जो बनता है वो एनसीईआरटी बुक को सामने रख के बनता है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन वो आपके एनसीईआरटी बुक से होते हैं। तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि एक एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी बुक के समझा दूं, क्योंकि हमारी तैयारी हम इस टारगेट से लेके चल रहे हैं कि कोई भी चीज हमारे लेक्चर से बाहर ना आए, एग्जाम के अंदर जो हम पढ़ें वही में से आ जाए। तो इसीलिए मैं डिटेल में हर चीज पढ़ा रहा हूं। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो सकती है लेकिन आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। तो हर प्लांट इसको एक साथ नहीं करता कि हाँ एब्जॉर्प्शन हो गया फिर तुरंत कन्वर्जन हो गया फिर रिडक्शन हो गया। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहां पर इन स्टेप्स में, इन प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आपके डेजर्ट प्लांट हो गए, यानी डेजर्ट एरिया के अंदर जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि ऐसे पोर्स होते हैं लीफ के अंदर, अगर हम देखें तो ऐसे होल होते हैं, इसी के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। अब रात में ये क्यों लेते हैं, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया होता है वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब ये होल होता है तो लीफ के अंदर पानी भी होता है। अगर इसको बंद ना किया जाएगा और धूप की रोशनी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो यहां से पानी बाहर चला जाएगा और पत्ती सूख जाएगी। तो फूड बनाने के लिए वाटर की जरूरत भी है और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। तो ये प्लांट क्या करते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, क्योंकि अगर ये छेद खुला, होल अगर ओपन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगी लेकिन वाटर बाहर निकल जाएगा। तो उससे बचने के लिए ये रात में करते हैं ताकि इवेपोरेशन वाटर का ना हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड इस होल के अंदर आ जाए। तो रात भर में अपना इकट्ठा कर लेते हैं और एक इंटरमीडिएट बनाते हैं। ठीक है, एक दूसरा कंपाउंड में इसको बदल देते हैं जो आपका मैलिक एसिड होता है। अब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आप इतना ही याद रखिए कि इसको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बदल देते हैं, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और फिर जो दिन का टाइम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने स्टोर कर लिया, जब दिन का टाइम आता है तो वो जो मैलिक एसिड होता है वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ये वाटर के साथ मिलकर क्लोरोफिल की प्रेजेंट में और सनलाइट की प्रेजेंट के अंदर ये फूड बना लेते हैं। तो डेजर्ट प्लांट यही करते हैं, वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते बल्कि रात में ही इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है, यानी लीफ का ये जो मोटाई होती है, मोटाई क्या पतला ही होता है, इस हिस्से को हमने माइक्रोस्कोप में देखा, ये वाला जो पोर्शन होता है। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो आप देख सकते हैं जो आपको ये इतना पतला दिख रहा है, इसी को ये पूरा यहां से यहां तक दिखाया गया है। ठीक है, माइक्रोस्कोप में इसको रख के देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो कटा हुआ है, यहां वाला हिस्सा आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन को आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, ऊपर आपका वैक्सी कोटिसिल होता है जो कि एक कवर टाइप का काम करता है। फिर अपर एपिडर्म्स होते हैं रेक्टेंगुलर शेप में इस तरह से, और फिर यहां पर ये जो देख सकते हैं, ये जो सर्कल सर्कल सा शेप है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं अंदर भरा हुआ, यही आपका क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट का ये बड़ा डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरह से ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा राउंड शेप में है। ये जो ग्रीन कलर जिस वजह से है वो क्लोरोफिल की वजह से है। यानी जैसे पेंट होता है ना, किसी चीज पेंट कर देना, तो उसी तरीके से ग्रीन कलर का इसमें एक तरह से कह लें पेंट टाइप का होता है। तो वो जो पेंट टाइप का होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्लोरोप्लास्ट का है। तो ये छोटे छोटे जो आपके डॉट डॉट हैं, ये सारे आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है। और ये जो खाली जगह है वो एयर स्पेसेस है। ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल का भी हम काम देखेंगे आगे। और लीफ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो आपका लोअर एपिडर्म्स होता है। ठीक है, तो ये पार्ट्स उसके हो गए। और ये जो मिडिल वाला पोर्शन है इसको हम मिड रिब कहते हैं, मिडिल वाली रिब है ये। और ये जो साइड में निकली होती है जहां से आपका वाटर वगैरह जाता है वो आपका वेन होती है। और ये जो पूरा फ्लैट वाला हिस्सा होता है इसको हम लीफ ब्लेड या लेमिना भी कहते हैं। ऊपर का हिस्सा आपका फ्लोएम और नीचे वाला हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं, इसको अगर पत्ती को बीच में तोड़ेंगे तो साइड में देखेंगे ऐसे गोल सा आपको दिखेगा। तो ऊपर वाला आपका फ्लोएम हो गया, नीचे वाला आपका जाइलम हो गया। इसी दोनों को मिलाकर हम इसको वस्कुलर बंडल कहते हैं।
तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। सेल कंटेन ग्रीन डॉट्स, दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल्स, इसको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, और इनका नाम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। यानी सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स, और इनका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है। अब एक एक्टिविटी है, चूंकि एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैं इसको आपको समझा देता हूं। एक आपको वेरीगेटेड लीफ लेनी है, यानी वो पत्ती जो पूरी तरह से हरी ना हो, हरा पोर्शन भी हो, और बहुत सी होती लीफ, जैसा कि आपका मनी प्लांट की आप देखेंगे या क्रोटून की देखें, या आप देख सकते हैं मनी प्लांट, इसमें हरा पोर्शन भी है और येलो वाला पोर्शन भी है। इसी तरह क्रोटून का पेड़ देखेंगे तो ग्रीन वाला है और बीच बीच में इस तरह से येलो भी है। तो ऐसी लीफ लेनी है और उसको डार्क रूम में रख देना है 3 दिन तक, ताकि उसका स्टार्च निकल जाए। अभी हमने देखा था जो स्टोर्ड होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी एनर्जी जो स्टोर होती है वो स्टार्च के फॉर्म में होती है, कि जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे। तो स्टोर्ड एनर्जी आपकी स्टार्च के फॉर्म में होती है। तो 3 दिन तक इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर सनलाइट इसको नहीं मिलेगी, डार्क रूम में रखेंगे, तो फूड नहीं बन पाएगा। फूड ना बनने का मतलब क्या है कि जब फूड नहीं बनेगा तो कुछ स्टोर भी नहीं होगा, खाना नहीं बना तो खाना रखेंगे क्या। तो स्टार्च जो होगा वो तो इसी काम के लिए होता है कि जब फूड ना मिले तो हम प्लांट को प्रोवाइड करें, लेकिन 3 दिन में वो सारे स्टार्च जो प्लांट के अंदर है वो खत्म हो जाएंगे। अब प्लांट के अंदर कोई स्टार्च नहीं है, यानी किसी भी तरह के एनर्जी प्रोवाइड करने का कोई सोर्स अब नहीं बचा। अब उसको ले जाओ सनलाइट के अंदर रखो 6 आवर्स तक। अब हमने डार्क रूम में इसलिए रखा था ताकि उसके सारे स्टार्च निकल जाएं, यानी सारे स्टार्च यूज हो जाएं। तो अब सनलाइट के अंदर 6 आवर्स तक रखने के बाद उस पत्ती को आप तोड़ लीजिए, प्लग का लीफ, और उसमें देख लीजिए कौन सा हिस्सा ग्रीन वाला है कौन सा नहीं, उसको पेपर पे आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, उसको डिप करना है बॉइलिंग वाटर के अंदर कुछ मिनट के लिए, फिर उसको अल्कोहल में डालिए और उसके बाद उसको हीट करिए तब तक जब तक अल्कोहल बॉइल ना करने लगे। वॉट हैपन टू द कलर ऑफ लीफ, क्या होगा लीफ के कलर को, यानी आपसे कहा है कि 3 दिन इसको अंधेरे में रखिए, फिर आपका 6 घंटे तक सनलाइट के अंदर रखना है, उसके बाद इसको बॉइलिंग वाटर के अंदर आपने डाल दिया, फिर आपका अल्कोहल के अंदर डाला और उसको हीट करना शुरू कर दिया जब तक वो बॉइल ना करने लगे। तो 8th वाला पॉइंट आपकी एक्टिविटी में वो क्या है, व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ लीफ, लीफ का कलर क्या होगा, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ गेट डीकलराइज, जो पत्ती का हरा कलर होगा ना वो हरा कलर उड़ जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा, वो हरा कलर रिमूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उस एक्टिविटी में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूशन, यानी जो अल्कोहल में रखे हो, प्योर अल्कोहल आपका कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, तो उसका क्या होगा, वो अल्कोहल क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, पहले कलरलेस था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर हमने डाला, उसको बॉईल किया, तो अल्कोहल हरा हो जाएगा। यानी हुआ क्या, जो लीफ के अंदर ग्रीन कलर था वो लीफ से निकल के सोल्यूशन के अंदर चला गया। जैसे कोई सस्ता कपड़ा होता है, उसको अगर पानी में डालो तो कलर छोड़ता है ना, पानी के अंदर डालोगे तो पानी कलर चेंज हो जाएगा और वो जो कपड़ा होगा उससे कलर हट जाएगा। तो वैसे ही कुछ होता है यहां पर। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने देख लिया, व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूशन। अब क्या कर रहा है, नाउ डिप द लीफ इन द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट। तो आयोडीन को चाहे ड्रॉप वाइज डाल दो या पूरा आयोडीन के सोल्यूशन के अंदर इसको डाल दो, तो क्या होगा, फिर पूछ रहा है ऑब्जर्व द कलर। उसी एक्टिविटी के अंदर 11th पॉइंट आप देखेंगे तो क्या पूछ रहा है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ। इस आयोडीन सोल्यूशन के अंदर डालने के बाद या आयोडीन को इसके ऊपर डालने के बाद क्या होगा, पार्ट ऑफ लीफ विच वाज ओरिजिनली ग्रीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ आयोडीन। यानी जो हिस्सा पहले हरा था उसको बॉयल वायल करने के बाद उसका हरा रंग उड़ गया, वहां पर जब हम आयोडीन डालेंगे तो वो हरा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, आपका ब्लू ब्लैक हो जाएगा, यानी डार्क ब्लू भी कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आपकी बुक में दिया हुआ है, ये ग्रीन वाले जो हिस्से थे वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गए। वॉट डू यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ लीफ। तो स्टार्च के बारे में आप क्या कह सकते हैं, स्टार्च कहां पर है और कहां नहीं है। स्टार्च इज प्रेजेंट ओनली इन द पार्ट ऑफ लीफ विच वॉज ओरिजिनली ग्रीन। तो ये आयोडीन वाला टेस्ट हमको ये बताता है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। अगर लीफ के अंदर स्टार्च होगा तो आयोडीन के अंदर डालने पर उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और अगर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब स्टार्च नहीं है। तो हमने जो पहले डार्क एरिया में रखा था उसका पर्पस क्या था, अब होता क्या है, जो ग्रीन वाला हिस्सा है वहां पर आपके क्लोरोप्लास्ट होता है, वहीं पर क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल की वजह से ही उसका ग्रीन कलर होता है। मैंने दिखाया था कि ग्रीन कलर के वो होते हैं। लेकिन जैसा आपका मनी प्लांट हो गया जहां पर पूरा हिस्सा ग्रीन नहीं होता, तो जो येलो वाले पार्ट है या दूसरा कोई कलर है वो कैसे अपना फूड बनाएंगे, क्योंकि फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है, तो वो हिस्से अपना खाना नहीं बनाते।
बल्कि इन ग्रीन वाले पार्ट से ही खाना अपना ले लेते हैं, खाना इस्तेमाल करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए भी यहीं से लेते हैं। तो जब हमने डार्क एरिया में रखा था तो सारे स्टार्च खत्म हो गए। अब जब हम सनलाइट के अंदर रखे तो पहले जो खाना बनाएगा वही ना खाना खाएगा, तो ग्रीन वाला हिस्सा पहले खाना बनाएगा, जो नॉन ग्रीन है वो तो खाना बना ही नहीं सकते क्योंकि क्लोरोफिल है नहीं। तो पहले ग्रीन वाला हिस्सा अपना खाना बनाएगा, अपना इस्तेमाल करेगा, फिर देगा। तो 6 घंटे से उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा उसके लिए। तो 6 घंटे में यानी जब तक वो खुद अपना स्टार्च बना लिया और जब टाइम आया कि चलो हम दूसरे पार्ट को भी दें, तब हमने उसको पत्ती को तोड़ लिया। तो अब पहले स्टार्च तो पूरे लीफ में था क्योंकि ग्रीन वाले ने दे दिया था, लेकिन अभी क्या था, जब खत्म हो गया दोबारा तो सिर्फ अब ग्रीन वाले हिस्से पे है। इसीलिए जब हमने आयोडीन डाला तो जो हरा वाला हिस्सा था वो ही ब्लू ब्लैक चेंज हुआ, क्योंकि ये हरे वाले हिस्से के पास ही स्टोर्ड आपके कार्बोहाइड्रेट था, यानी स्टोर्ड ही स्टार्च था। यहां पर ये येलो वाले हिस्से में कोई स्टार्च नहीं था। अब इससे हमको कंक्लूजन क्या निकलता है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। तो हमको इससे ये पता चला कि क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि क्लोरोफिल अगर ना होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ये प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से मिलता है। तो अगर लीफ को आप माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो आपको यह दिखेगा कि उस लीफ के अंदर छोटे छोटे छेद हैं, यानी टिनी पोर्स हैं। उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये डायग्राम बना हुआ स्टोमेटा का, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो लगेगा लीफ में छोटे छोटे छेद हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी इसी होल के जरिए आपके कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, CO2, और यहीं से आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो गैस का एक्सचेंज इसी होल के जरिए होता है, प्लांट के अंदर यहीं से जाता है, यहीं से निकलता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जब तक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता रहता है तब तक तो ये खुला रहता है, फिर ये बंद हो जाता है। बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि पानी यहां से निकल सकता है, धूप पड़ेगी, हीट होगी तो इवेपोरेशन के जरिए पानी निकल सकता है, तो ये बंद हो जाता है। अभी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है पोर्स की, वो कौन करता है, गार्ड सेल, जो हमने दिखाया था क्रॉस सेक्शन वाले में। तो ये आपके जो येलो वाले हैं ये गार्ड सेल हैं, और ये ग्रीन डॉट आप देख सकते हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। ये बीच का जो होल है यही स्टोमेटा पोर है। ये अभी ये वाले ए वाले डायग्राम में खुला है और बी वाले में बंद है। यहां बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो अब यहां कोई ना कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, ना पानी निकल सकता है, ना ऑक्सीजन निकल सकता है। ठीक है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग स्टोमेटा पोर टू ओपन। तो जब पानी इसके अंदर से फ्लो करता है तो ये स्वेल कर जाता है, यानी फूल जाता है, और इस तरह ये खुल जाता है। और जब पानी यहां से निकल जाता है तो पोर जब क्लोज होता है तो ये श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। किसी चीज को अगर पानी में डाल दो तो वो फूल जाता है, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और पानी निकाल दो तो वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये एनिमेशन है, एक लीफ का नहीं है, किसी और चीज का है। तो स्टोमेटा इस तरह से रियल एग्जाम्पल है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो इस तरह से ही दिखता है। अब दूसरी एक्टिविटी है, उसमें क्या कह रहे हैं कि दो हेल्दी पॉटेड प्लांट, दो आपको प्लांट लेने हैं जो कि एकदम दोनों सेम साइज के हो, वही वाले प्लांट हो, और डार्क रूम के अंदर रख देना है। इसको भी 3 दिन तक रख देना है। अब इस प्लांट को किसी ग्लास की प्लेट के ऊपर रखना है, इसको अलग और इसको अलग। और एक वॉच ग्लास आपको लेना है जिसमें होगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आप देख सकते हैं यहां पर जो प्लेट टाइप का रखा हुआ है, इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। इसका पर्पस क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर जब कंटेनर होगा इसको हम बंद करेंगे अभी, यानी जो बेल जार है उससे ये पूरा हम दोनों को बंद कर देंगे। ठीक है। तो अब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ सकती, यहां जो प्रेजेंट होगी इसको ये जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड सारी चली जाएगी। तो प्लांट को ज्यादा नहीं मिल पाएगी, बहुत थोड़ी सी मिलेगी। दूसरे वाले में यहां पर एयर मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, दूसरे वाले को तो अपना मिलती रहेगी। और कह रहा है इसको बिल्कुल सील कर दी, यानी बाहर से कोई एयर ना आए, इसी के अंदर वाली ही इस्तेमाल हो सकती है। अब उसको सनलाइट के अंदर रख देना है 2 घंटे तक। तो सन की रोशनी मिल रही है दोनों प्लांट्स को, लेकिन इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा यहां पर जो प्रेजेंट है, इसके वाले को बहुत थोड़ा सा मिलेगा क्योंकि ज्यादातर तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रहा है। अब क्या करना है, दोनों की लीफ को आपको तोड़िए और वही वाला एक्सपेरिमेंट करना है, स्टार्च वाला टेस्ट, यानी आयोडीन सोल्यूशन के अंदर इसको डाल के टेस्ट करना है। तो 2 क्वेश्चन है आपके, ये लास्ट में देख सकते हैं, इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों जो लीव्स हैं उसमें सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च दिखेगा। तो आंसर इसका है, लीफ ऑफ द प्लांट विच वाज प्लेस्ड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शोज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च यानी फूड। अब जिस प्लांट के साथ हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था
उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया। और हम जानते हैं फूड बनाने के लिए यानी स्टार्च को बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों। तो ये जो लेफ्ट वाला था इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया, यानी फूड नहीं बन पाएगा, यानी स्टार्च नहीं बन पाएगा। और स्टार्च नहीं होगा तो क्या होगा, आयोडीन सोल्यूशन अगर हम डालेंगे तो ब्लू ब्लैक में उसका कलर चेंज नहीं होगा। वही राइट साइड वाला जो है उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया था, वो खाना अपना बना लेगा। अभी पूछ रहा है व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो क्या कंक्लूजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। इसे बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड हमें बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा। और फूड नहीं बनना ये कैसे पता चलेगा, वही वाला आयोडीन वाला टेस्ट करेंगे कि अगर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया इसका मतलब स्टार्च है, क्योंकि स्टार्च होगा तो ब्लू ब्लैक में वो चेंज हो जाएगा, और नहीं है तो नहीं चेंज होगा। अब प्लांट को वाटर कहां से मिलता है, वाटर जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो आपको सॉइल से मिलता है, और रूट्स के जरिए वो प्लांट के अंदर पहुंच जाता है, अलग अलग पार्ट के अंदर। जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट है यानी जो लैंड पे होते हैं, प्लांट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, एक्वेटिक होते हैं जो समुद्र के अंदर पानी के अंदर पाए जाते हैं, तो हम लैंड वाले प्लांट की बात कर रहे हैं, उनको सॉइल के जरिए मिलता है। अब और दूसरे मटेरियल भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी सॉइल से ले लेते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन है इसको क्या जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्लांट के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। अब ये नाइट्रोजन मिलेगा कैसे, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो आपका इनऑर्गेनिक नाइट्रेट है या नाइट्राइट्स, ये आपका सॉइल के अंदर मिलेगा, यानी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है वो ले लेगा प्लांट। दूसरा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक क्या होता है, जो किसी लिविंग थिंग ने बनाया होता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनता है, बैक्टीरिया इसको बनाते हैं, प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया बनाते हैं, एटमॉस्फेयर में इसको रिलीज कर देते हैं। अब ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है, यहां से प्लांट ले लेता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो नाइट्रोजन दो जगह से मिलती है, एक तो सॉइल से मिलती है और दूसरा आपका एटमॉस्फेयर से मिलती है। ओके, तो ये न्यूट्रिशन में प्लांट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और ये जो चीजें मैंने पढ़ाई इसको आपको जरूरी नहीं कि नोट डाउन करें, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस पूरी जो स्लाइड है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और फिर चाहे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और एक काम आप करिएगा, जितना मैंने पढ़ाया है प्लांट तक उसको कोशिश करिए कि आप एनसीईआरटी बुक से एक बार रीडिंग करिए। अब आप रीडिंग करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर आपका एनसीईआरटी बुक से ही बनना है। यानी ज्यादातर क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से रहते हैं, कुछ एग्जाम्पल से रहते हैं, कुछ थोड़ा इधर उधर से हो जाते हैं, बाकी फोकस एनसीईआरटी रहता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। दूसरी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस वीडियो के नीचे जो राइट साइड कॉर्नर में एक ट्राइंगल सा शेप बना होगा उल्टा सा, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे लिस्ट खुल जाएगी जिसे हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं, वहां अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट दी हुई है, साइंस की भी दी हुई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। या अगर फिर भी ना मिले तो मुझे कमेंट करके आप बताइए, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।